हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बेसिक्स को समझा था। इसका मतलब कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, और कैश बुक और बैंक की पासबुक के अंदर जो डिफरेंस आता है उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, ये सब हमने देखा था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आखिर बनाया कैसे जाता है, हाउ टू प्रिपेयर। और इसके अंदर हम लोग एक क्वेश्चन भी लेंगे जो लास्ट में उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा आप। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ डेट, यानी जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाने चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि आप किस डेट को बना रहे हैं, क्योंकि डेट का बहुत बड़ा रोल है। जिस डेट को आप बना रहे हैं उस डेट के पहले के ट्रांजेक्शन्स का कुछ और मतलब होता है और उस डेट के बाद का ट्रांजेक्शन्स कुछ और मतलब होता है। तो अगर आप डेट का ध्यान नहीं देंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। अब सवाल ये कि किसी किसी क्वेश्चन में डेट नहीं दी होती है, तो जहाँ डेट नहीं दी है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर सीधे सीधे कारण दिया हुआ है कि ये चीज़ें हैं जिसके वजह से डिफरेंस आ गया है, तो वहाँ पे कोई मसला नहीं है। मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डेट दिए होते हैं। तो पहली बात ये डेट है। दूसरी बात है कि जब सवाल शुरू आप करेंगे तो उसके अंदर आप बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस जो है 4 तरह का होता है। कोई ना कोई एक बैलेंस 4 में से दिया होगा। वो चारों बैलेंस क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, दिया होगा कैश बुक का बैलेंस दिया होगा। जब कैश बुक का बैलेंस दिया रहे, डेबिट और क्रेडिट ना लिखा रहे, तो इसका मतलब वो होता है डेबिट बैलेंस, और इसको हम लोग फेवरेबल कहते हैं। वो फेवरेबल इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि जो कैश बुक है अगर उसकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो बता रहा है कि पैसा है बिजनेस के पास, पॉजिटिव में पैसा है, निगेटिव नहीं हुआ है। दूसरी तरफ बैलेंस है इस पर पासबुक, अगर बैलेंस है इस पर पासबुक है तो ये भी फेवरेबल है और इसका मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। ये भी अच्छी बात है, इसीलिए मैंने दोनों को ग्रीन कलर से दिखाया है कि ये दोनों बिजनेस के लिए अच्छी बात है, यानी पॉजिटिव है, पैसा है, प्लस में पैसा है बिजनेस के पास। लेकिन जो नीचे का दोनों है ये दोनों मैंने थोड़ा सा अलग कलर में दिखाया हुआ है, जिसके अंदर है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो इसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। ये होता है अनफेवरेबल। बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि देखिए, जब बिजनेस करते हैं ना तो बैंक से जब लेन देन होता है तो बैंक बिजनेस को कुछ ऐसी फैसिलिटी दे देता है कि जिसके तहत अगर कुछ पैसा ज़्यादा निकाल लिया जाए बैंक से तो बैंक उसे अलाउ करता है। मसलन बैंक के अंदर आपका पैसा है जमा 10,000 रुपया, मगर आपने कभी किसी को कोई चेक दे दिया 12,000 रुपये की, तो अब वो 12,000 रुपये का चेक लेकर के बैंक में पहुंचेगा। जब 12,000 का चेक लेकर बैंक में पहुंचेगा तो बैंक कहेगा भाई पैसा तो अकाउंट में 10,000 है, तो वो उसको लौटा सकता है। मगर क्या होता है कि बैंक उसे लौटाता नहीं है, क्योंकि अगर लौटा देगा तो उससे बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करता है कि बैंक उसको 12,000 रुपये का जो चेक है वो क्लियर करके उसको पैसा दे देता है। मगर 2,000 रुपया क्या हुआ कि एक्स्ट्रा जो आपके बैंक से निकल गया, वो वो आपका तो था नहीं, वो तो बैंक का पैसा था। तो बैंक ने 2,000 जो एक्स्ट्रा दे दिया अपने पास से, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कैश बुक है वो निगेटिव में चला गया, यानी जितना पैसा जमा था उससे ज़्यादा आपने निकाल लिया। तो ये ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन जो होती है वो अनफेवरेबल होती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि निगेटिव बैलेंस में आप जा रहे हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होता है डेबिट बैलेंस। दोनों ही अनफेवरेबल है, चाहे ओवरड्राफ्ट पासबुक का हो या कैश बुक का हो, दोनों ही अनफेवरेबल बैलेंस है। अच्छा, दो बातें हो गई। तीसरी बात ये होती है कि ऐड या लेस, जब हम बीआरएस बना रहे होते हैं तो पहले डेट लिखते हैं, जो भी डेट दी होती है, नहीं लिखी हुई दी हुई तो कोई बात नहीं। फिर बैलेंस, इन चार में से कोई एक बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखेंगे। इसके बाद इसी बैलेंस के अकॉर्डिंग हम कुछ आइटम होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वो कौन कौन से आइटम होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं कैश बुक और पासबुक में, इसको पिछली वीडियो में बना चुका हूँ। पहली वीडियो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका लिंक है, उसको क्लिक करिए और वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो पिछली वीडियो को आप देख लेंगे तो सारे रीजंस पता चल जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में भी आपको मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ऐड या लेस, कौन से आइटम ऐड करने हैं, कौन से आइटम लेस करने हैं, इसको भी मैं बताऊंगा। अब देखिए, उसके बाद जब ये ऐड या लेस कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर से एक बैलेंस लिखना पड़ेगा। ये जो चार बैलेंस है, इन्हीं चार में से एक बैलेंस आपका जो होगा वो आंसर के तौर पर आएगा, लास्ट में वही आंसर आपका होगा। तो कुल मिलाकर के आपको डेट, फिर बैलेंस, फिर ऐड या लेस करना है और लास्ट में बैलेंस लिखना है आंसर के तौर पर। तो इस तरीके से देखिए होगा। पहले आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की आप ये हेडिंग डालेंगे,
फिर यहाँ पे लिखेंगे डेट एज ऑन, जो भी डेट है 31 जनवरी है या 31 मार्च है या 31 जुलाई है, जो भी डेट है वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, इसके बाद इसका जो कॉलम बनता है उसके अंदर पहला कॉलम पार्टिकुलर्स का होता है और दो कॉलम जो होगा, एक कॉलम बनाएंगे डिटेल्स अमाउंट का, सारे इसमें हम अमाउंट लिखेंगे, और एक कॉलम बनाएंगे लास्ट वाला टोटल अमाउंट का, यानी फाइनल अमाउंट का, ये कॉलम होगा। इसके अंदर हम जो ये पहली चीज़ मैंने बताई थी आपको डेट पिछली स्लाइड में, दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि आपको बैलेंस लिखना है। बैलेंस क्वेश्चन में दिया हो, अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, चाहे वो कैश बुक का है या पासबुक का है, तो वो आप देखिए उसको लिखिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर पासबुक का है तो लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, जो भी बैलेंस है यहाँ लिख दीजिएगा आप। इसके बाद उसी पासबुक के या कैश बुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग हम कुछ आइटम को जोड़ेंगे और कुछ आइटम को घटाएंगे। तो ये तीसरा स्टेप हो गया आपका जोड़ने या घटाने का। जब ये तीसरा स्टेप आप कर लेंगे, वो सारे आइटम को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद फाइनल आपका जो बैलेंस आएगा यहाँ पर, वो बैलेंस आपका यहाँ पे आंसर के तौर पे होगा, चौथा स्टेप। तो जैसा आपने पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस आपने लिखा है ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अब इसका अपोजिट हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आंसर होगा। अगर आपने ओपनिंग में लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये लिखा है आपने, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये होता है आंसर। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, स्टेप वाइज मैंने बता दिया है कि क्या क्या करना होता है। अब हमारे सामने रह गया सवाल ये कि कौन सा आइटम ऐड करना है और कौन सा लेस करना है, सर ये बता दीजिए आप। तो चलिए मैं उसको बता देता हूँ। अब देखिए कौन सा आइटम ऐड करना है। अगर आप डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया है, किसी का भी दिया हो, कैश बुक का दिया हो या पासबुक का, देखिए मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका। इसके अंदर मैं प्लस माइनस वाला लेके नहीं चल रहा हूँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर यहाँ प्लस या माइनस लिखा होता है, वो सब नहीं, उसको भूल जाइए आप। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही और हल्का और बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आप दूसरों को भी सिखा दीजिएगा। तो देखिए क्या करते हैं कि पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट या क्रेडिट। ये भूल जाइए कि वो डेबिट कैश बुक का है कि पासबुक का है, एकदम गोली मारिए उसको, सीधा सीधा आप इसको समझिए कि वो बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट, बस आपको इसी को पकड़ना है। अगर डेबिट बैलेंस दिया है, चाहे वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हो या वो पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका डेबिट बैलेंस है तो ये जो आइटम मैंने लिखे हैं नीचे के 1 2 3 4, ये सारे आइटम ऐड होंगे। अब करना क्या होता है, देखिए आप जो बना रहे होते हैं बीआरएस, बीआरएस कौन बनाता है, बिजनेस बनाता है, बिजनेस के यहाँ के तरफ का जो पर्सन होता है वही बनाता है, बैंक नहीं बनाता। आपको अपने आप को बिजनेसमैन की तरफ सोचना है क्योंकि आप उसी की तरफ से बना रहे हो बीआरएस। ओके, अब जब डेबिट बैलेंस दिया होगा तो आपको ये देखना है कि आपके जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी इसमें अंतर आ रहा है, जो कारण है, उस कारण से बैंक ने क्या किया है, आपको ये सोचना पड़ेगा। हर एक कारण के अंदर ये देखना पड़ेगा कि बैंक ने क्या किया है, बैंक ने पासबुक के अंदर क्या किया है, उस अमाउंट को या तो बढ़ाया होगा या घटाया होगा। अब अगर गलती से बढ़ाया या गलती से घटाया उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस ये ध्यान देखिए कि बैंक ने क्या किया है। अगर बैंक ने कुछ बढ़ाया है पैसा तो आपको यहाँ बढ़ा लेना है, अगर बैंक ने घटाया है तो आपको यहाँ घटा लेना है, बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। बैंक ने अगर बढ़ा दिया है कोई भी अमाउंट तो उसको बढ़ा लेना है, बैंक ने घटा दिया है तो उसे घटा देना है। अब देखिए समझते हैं इसको, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका क्या मतलब है कि आपने किसी को चेक दिया मिस्टर एक्स को, ठीक है, मिस्टर एक्स लेकिन चेक लेकर के बैंक में नहीं पहुंचे, बैंक में नहीं पहुंचे, तो जब मिस्टर एक्स चेक लेके बैंक में पहुंचेंगे नहीं तो आपका बैंक का खाता घटेगा नहीं, बैंक में से पैसा घटेगा ही नहीं, क्योंकि वो चेक लेके जाएंगे तभी तो बैंक का उनको पैसा देगा, आपके खाते में से घटाएगा। तो जब ये कोई मिस्टर एक्स है जिनको आपने चेक दिया, ये लेके बैंक नहीं गए तो बैंक में हमारा पैसा नहीं घटा, नहीं घटा, इसका मतलब बैंक में हमारे प्लस है, बैंक में हमारे बढ़ा हुआ है, ऐड है। तो जब बैंक में मेरा पैसा बढ़ा हुआ है तो हम अपनी कैश बुक में भी बढ़ा लेंगे, इसलिए इसको ऐड कर दिया गया। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट या डिविडेंड या बिल्स क्रेडिटेड या कलेक्टेड बाय बैंक, किसी भी तरीके से बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ाया है, चाहे वो उसने इंटरेस्ट दिया हो, बैंक इंटरेस्ट भी देता है आपको पता है, या बैंक ने हमें डिविडेंड कहीं से कलेक्ट किया हो, हमने कुछ शेयर डिबेंचर खरीद रखे थे तो वहाँ से डिबेंचर से इंटरेस्ट या हमारे शेयर्स के ऊपर उसने डिविडेंड
कलेक्ट कर लिया, कहीं उस कंपनी से डिविडेंड ले लिया और लेने के बाद हमारे खाते में उसको चढ़ा दिया, ठीक है। या कोई बिल थी जो मैंने बैंक के पास रखवाया था कि भाई बिल की एक ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट पे ऊपर हमारा पैसा कलेक्ट कर लेना, ले लेना इस बिल को देके। बैंक ने उस पैसे को कलेक्ट कर लिया, बिल जमा करके पैसा मिल गया। तो चाहे वो इंटरेस्ट कलेक्ट करे, डिविडेंड कलेक्ट करे या बिल का पैसा कलेक्ट कलेक्ट करे, कुछ भी कलेक्ट करेगा तो वो हमारे खाते को प्लस कर देगा, बढ़ा देगा। तो जैसे ही हमारा बैंक का खाता प्लस होगा, वैसे ही हमको भी यहाँ पर बीआरएस के अंदर प्लस ही करना है, यानी बढ़ा देना है। इसीलिए इसको ऐड के अंदर रखा गया है, ठीक है। अब तीसरी बात है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर। एक कस्टमर ने हमारे खाते में सीधे प्लस कर दिया, यानी जोड़ दिया, पैसे खाते में जमा कर दिया। अब हमको पता नहीं था तो हमने अपनी कैशबुक में इसको नहीं बढ़ाया है, लेकिन जब अब पता चल गया है, जब मैं बीआरएस बना रहा हूँ, तो अब तो इसे प्लस कर लेना ही चाहिए। तो कोई भी कस्टमर अगर खाते में पैसा जमा कर देगा तो हमारे अकाउंट को बढ़ा देगा, इस वजह से हमको भी यहाँ इसे बढ़ा लेना चाहिए। और उसके अलावा एरर्स एंड ओमिशन मैंने लिख दिया है, गलती से भी अगर बैंक ने कभी प्लस कर दिया, यानी हमारे खाते में कोई पैसा ज़्यादा चढ़ा दिया, तो उस बढ़े हुए पैसे को हम भी यहाँ बढ़ा लेंगे। हम देखिए बैंक की गलती को सुधारने के लिए बीआरएस यहाँ पर एक्चुअली नहीं बना रहे हैं, ये बीआरएस बना रहे हैं कि गलती से जो शुरू में बैलेंस हम लेके चले हैं, इस बैलेंस से ये लास्ट वाला बैलेंस जो है किस तरीके से मैच कर जाए, ठीक है, ये हमारा काम है। हाँ, वो गलती किया उसने, वो बात उसको बताई जाएगी कि ये गलती है, इसको ठीक कर लीजिए, मगर बीआरएस किसी एक डेट पर हम दो बैलेंस को मैच कराने के लिए करते हैं, इस बात को समझिए। इसीलिए इसका नाम होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ आइटम को घटाने की। तो कौन कौन से आइटम है वो जो घटाए जाएंगे, ठीक उसी तरीके से अगर बैंक ने किसी आइटम को घटा दिया है जिसकी वजह से मेरा खाता घट गया है, कम हो गया है, तो उसको हम भी घटा लेंगे। अब देखिए क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड लिखा हो, बट नॉट कलेक्टेड लिखा हो, एक ही बात है। तो हमें जो चेक मिला था, हमारे पास ये एक चेक था, ठीक है, एक चेक था, दो चेक था, 10 चेक था, जो भी था, इस चेक को जब तक हम बैंक में जमा नहीं करेंगे और जमा करने के बाद बैंक जब इस चेक का पैसा हमारे खाते में बढ़ाएगा नहीं, तब तक हमारे खाते में पैसा बढ़ने वाला नहीं है। इतनी बात समझ लीजिए। तो चेक हमें मिला, हमने बैंक में जमा भी कर दिया, मगर हमारे खाते में पैसा बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि जहाँ से चेक को कलेक्ट करना था उन लोगों ने पैसा नहीं दिया या कोई भी वजह हो रही होगी, जिससे कि हमारा चेक जो जमा किया था वो पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया। तो जब हमारा पैसा बैंक में बढ़ा ही नहीं, बैंक में माइनस ही है, घटा हुआ है, तो इसे हम भी घटा ही लेंगे, इसीलिए इसको लेस वाले कैटेगरी में रखा गया। दूसरा है बैंक कुछ चीज़ों का पैसा हमसे काट लेता है, जैसे बैंक चार्जेस। बैंक ने कोई चार्ज के नाम पर हमारे खाते से पैसा काट लिया, यानी घटा दिया, तो हम उसको घटाएंगे। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, बैंक ने अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो भी हमारे खाते में से घटाया है, इसलिए हम उसको भी घटा लेंगे। तो बैंक किसी भी तरीके से, चार्ज वर्ड अगर है, ध्यान रखिए, चार्ज अगर चार्ज है तो इसका मतलब बैंक ने मेरा खाता घटा दिया, तो जब वो घटाएगा तो हमें भी घटाना पड़ेगा इसको, इसीलिए बैंक चार्जेस या बैंक इंटरेस्ट चार्ज हम इसको माइनस में करते हैं। इसके अलावा एक होता है पेमेंट मेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे ऑर्डर पर या हमारे निर्देश पर कुछ पेमेंट कर दिया, जैसे बैंक ने, मैंने कह रखा था कि कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह होगी, ये सब पेमेंट कर दीजिएगा, तो बैंक ने जब पेमेंट कर दिया तो उस पैसे को हमारे खाते से घटा दिया, अब हमें भी इसे घटा लेना चाहिए। उसके अलावा डिसऑनर ऑफ ए बिल, बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, इसको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी से मुझे बिल मिला, उस बिल को मैंने डिस्काउंट करा लिया, मतलब बिल बैंक को दे करके कुछ कम पैसा ले लिया, बैंक ने इसको कुछ पैसा काट के मुझे वापस कर दिया, ठीक है। तो बाकी का जो पैसा बैंक ने हमें दे दिया, मगर ये बिल जो है ड्यू डेट पर उसी कस्टमर को लौटाया जाएगा जिसका बिल था, उसको दे करके पैसा लिया जाएगा। अब जब ड्यू डेट आई तो जिस कस्टमर के पास बैंक बिल लेके पहुंचा, उसने मना कर दिया, उसने दिया ही नहीं पैसा, तो ऐसे केस में क्या करेगा बैंक, बैंक ये बिल वापस हमारे पास लाएगा और हमारे खाते में से पैसा घटा लेगा, क्योंकि ये पैसा उसने मुझे दिया था हमारे वक्त पर। अब बिल जब डिसऑनर हो गई है तो इस पैसे को वो मेरे अकाउंट से काट लेगा, तो जब बैंक हमारे अकाउंट से पैसा घटा देगा तो हम भी इसको घटा लेंगे, इसीलिए डिसऑनर जो है माइनस है। उसके अलावा एरर्स या ओमिशन, कोई अमाउंट बैंक ने नहीं लिखा है जिसकी वजह से मेरा खाता घटा हुआ है, तो उसको हम घटा देंगे। या कोई अमाउंट बैंक ने कम लिखा है, हमारे अकाउंट में बढ़ना चाहिए मगर उसने घटा करके लिख दिया गलती से,
तो उस जितना भी उसने गलती से कम लिखा है उसको हम घटा देंगे, इसलिए ये भी हमारा एक लेस वाले केस में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सारे आइटम्स को यहाँ प्लस 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 वाला लिख देंगे, ठीक है। यहाँ सबसे पहले इसका बैलेंस लिखेंगे, इसका बैलेंस यहाँ लिखेंगे, ओके, इसका बैलेंस यहाँ। इसके बाद ये सारा प्लस वाला टोटल करके यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये माइनस वाला सारा आइटम यहाँ हम लिखेंगे डिटेल में, और इस डिटेल वाले को यहाँ टोटल करके यहाँ लिखेंगे, और इसमें से इसको फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जो आएगा यहाँ आएगा, ये जो अमाउंट होगा ये आंसर के तौर पे लिखा जाएगा, लास्ट कॉलम, लास्ट वाला आइटम आपका 4 नंबर। 3 नंबर क्या होता है, 3 नंबर में आपको ये सारे ऐड लेस करने हैं, 2 नंबर में आपको ये लिखना है, 1 नंबर में आपको यहाँ पर डेट लिखनी होती है। यही आपका 4 स्टेज में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक आपने शुरुआत की थी तो जो आंसर होगा वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा। अगर आपने यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक शुरुआत की थी तो जो आंसर होगा वो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक होगा। तो ये तो आपको मैंने पूरा समझा दिया कि आखिर क्या होता है, कैसे बनता है, लेकिन इसको और अच्छे समझने के लिए क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, एक बात ये है, क्वेश्चन लगाने के पहले सर आप ये बता दीजिए कि अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा। ये भी तो सवाल हो सकता है भाई, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा। हमने तो आपको बताया, अभी तक डेबिट वाला बताया है, ठीक है ना, डेबिट एज पर कैश बुक एंड डेबिट एज पर पासबुक। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस पर अगर आप सवाल लगाएंगे तो ये क्रेडिट बैलेंस पर वही सारी चीज़ें जो आपने ऐड की थी डेबिट के केस में वो यहाँ पर लेस वाले में चली जाएंगी। आप देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये आपका ऐड वाले आइटम में था, पिछले देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ये ऐड था ना। लेकिन अगर आप क्रेडिट बैलेंस पर सवाल लगाएंगे तो यही चीज़ लेस में चली जाएगी। तो इसका मतलब सारा का सारा बड़ा आसान है, सारा का सारा ऐड वाला उठा करके आप लेस में डाल दो, और जो लेस वाला आइटम था उठा के उसको ऐड में डाल दो, यानी उल्टा करो। तो जब क्रेडिट बैलेंस से आप सवाल लगाओगे तो क्या करना है, उल्टा करना है, उल्टा, यानी जो काम आप डेबिट के बैलेंस से कर रहे थे उसका रिवर्स कर दोगे क्रेडिट के बैलेंस से। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बुक कौन सा है, आपका बैलेंस जो दिया वो कैश बुक का है या पासबुक का, इसको भूल जाओ, खाली डेबिट और क्रेडिट को बस पकड़ो। डेबिट बैलेंस है तो जो मैंने आपको बताया है ये आइटम जोड़ने वाला, इसको जोड़ोगे। क्रेडिट बैलेंस से तो जो आइटम इधर जोड़ने और घटाने वाला इसको करोगे, बस इतनी सी बात है। चलिए अब सवाल लगाते हैं कि उसको समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कैश बुक शोज ए बैलेंस, कैश बुक में बैलेंस इतना है 12,500। कैश बुक में बैलेंस का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट मानते हैं। आपको बनाना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला आइटम है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चलिए हम दाहिने तरफ आपको यहाँ पर बनाना सिखा रहे हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप ऊपर लिख दीजिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं टाइम को बचाने के लिए। डेट यहाँ पर दी नहीं हुई है तो हम यहाँ पे एज ऑन लिख कर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम यहाँ लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये लाइन आपने खींच लिया, जिसके अंदर आप पार्टिकुलर्स लिख लीजिए एक तरफ, ठीक, और इधर आपका यहाँ पर फुल अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ लिखते हैं हम पार्टिकुलर्स, ओके, और यहाँ पर डिटेल, ओके, यहाँ पर अमाउंट, ओके। पहला है यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, डेट का स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप बैलेंस लिखना है, लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हम शॉर्ट लिख रहे हैं यहाँ पर कैश बुक, टाइम बचाने के लिए आप, मैं बोल रहा हूँ लेकिन पूरा। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना अमाउंट है 12,500, 12,500 यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद कह रहा है क्या, चलिए आइटम अब जोड़ने घटाने वाला काम करते हैं। ऐड डेबिट बैलेंस है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक को इशू किया है मगर पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमने घटा लिया, बैंक में नहीं घटा है, बैंक में बढ़ा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये ऐड में आ जाएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ओके। कितना है 6,000, चलिए ये हो गया। इसके बाद दूसरा आइटम बी वाला क्या, इसको हम यहाँ ए नंबर डाल देते हैं, ए। बी वाला क्या कह रहा है, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ये बैंक में मैंने चेक जमा किया मगर कलेक्ट नहीं हुआ, पैसा बैंक में मेरे नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये लेस वाला आइटम हो जाएगा, ठीक है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट
कलेक्टेड, बी वाला लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितना है 9,000, ये यहाँ पर हो गया 9,000। ठीक, इसके बाद सी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो कोई भी खर्चा बैंक पे करेगा तो घटा देगा वो, इसलिए हम भी यहाँ इसको घटा देंगे, तो लिख दीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000, 5,000 ये घटाने वाले में हो गया। ठीक, इसके बाद है बैंक चार्जेस, हमने आपको बताया था कोई भी चार्ज जो होता है वो घटाया ही जाता है, क्योंकि चार्ज का मतलब घटा देना। तो बैंक चार्जेस कितना है यहाँ पर 300, लिख दीजिए बैंक चार्जेस 300। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, एक कस्टमर ने मेरे खाते में सीधे बढ़ा दिया, जमा कर दिया, तो बढ़ गया हमारे खाते में सीधे, तो लिख दोगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड ओके बाय कस्टमर, कितना जमा किया डायरेक्टली 8,000 रुपया, हमारे खाते में सीधे 8,000 बढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है हमारे इन्वेस्टमेंट पर, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था वहां से इंटरेस्ट मिल गया है, तो इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया और हमारे खाते में उसको जमा कर दिया, कितना 2,000। अब हो गया ना सारा आइटम, ए बी सी डी ई एफ, 6 आइटम तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो है ये ऐड वाला सारा आइटम आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 8 6 14 2 16,000, ये 16,000 यहाँ ऐड हो गया। ठीक, इसको ऐड करिए तो ये कितना होता है 28,500। ओके, अब ये लेस वाला आइटम जो है इसको भी आप ऐड कर लीजिए, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 9 5 14,300, 14,300। अब ये आप माइनस करिए, 28,500 में से 14,300 माइनस करिए, कितना बचेगा, बचेगा कितना 14,200, ये आपका बचा। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक है तो आंसर होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहाँ लिखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यही हो गया आपका आंसर, सवाल पूरा हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन से बात बनने वाली नहीं है, मैं और क्वेश्चंस आपको दूसरी और वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।